जय हिंद विद्यार्थियों, मैं ललित मोहन गोस्वामी, आपका हिंदी शिक्षक। कल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कल आपको जाते जाते गृह कार्य के रूप में एक काम दिया गया था, जिसमें आपको दो बैलों की कहानी को पढ़ना था। आज हम इस कहानी का विश्लेषण करेंगे, इसका सारांश जानेंगे और इस कहानी में क्या बताया गया है ये सब चीज़ जानेंगे। इन सबको जानने से पहले, जैसा कि जिस लेखक ने इस कहानी को लिखा है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो लम्ही ग्राम में रहने वाले, उत्तर प्रदेश में वाराणसी एक जगह है, जिला वाराणसी है। वहाँ एक छोटा सा गांव है लम्ही। वहाँ पर मुंशी अजायब राय जी रहा करते थे। उनके घर में 31 जुलाई 1880 को आनंदी देवी जी की कोख से एक बालक जन्म लेते हैं, जिनका नामकरण संस्कार धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से होता है। ऐसे बालक जिन्होंने आगे चल कर के हिंदी साहित्य के जगत में अपना नाम सर्वोपरि कर लिया, जिन्होंने कहानी उपन्यासों से पूरे हिंदी जगत को सुशोभित कर दिया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया माँ आनंदी देवी ने। माँ आनंदी देवी अपने पुत्र को देख प्रसन्न रहती और आनंद में रहती। कुछ समय बीता। लगभग बालक के 7 वर्ष की अवस्था होने पर माँ आनंदी देवी हमेशा के लिए उस बालक को छोड़कर चली गई। पिता पर उस बालक को देखने की पूरी जिम्मेवारी थी, इसलिए उस बालक को अपने उसके अच्छे स्तर के लिए उन्होंने उसको घर पर ही शिक्षा दीक्षा देना शुरू कर दिया। प्रारंभिक शिक्षा बालक की फारसी भाषा में की गई और धीरे धीरे उसको अन्य भाषाओं का भी ज्ञान दिया गया। फारसी उस समय भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग की जाती थी और कई विद्यालयों में भी पढ़ाई जाती थी, जिसके कारण फारसी भाषा का अच्छा खासा प्रचलन था। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ तो पिता को लगा कि घर में एक गृहिणी की आवश्यकता है, तो उन्होंने बालक का विवाह 15 वर्ष में ही कर डाला। जबकि बालक पढ़ने में बहुत अच्छा था। बालक ने, जब वो 13 साल का था, तो उसने उस समय में एक उपन्यास पढ़ डाला था जिसका नाम था तिलिस्म ए होशरुबा। ऐसा एक उपन्यास जो उस बालक ने पढ़ डाला और उस बालक का विवाह पिता ने 15 वर्ष की अवस्था में कर दिया। पिता ने तो सोचा कि बालक के जीवन में आराम आएगा और हमारा जीवन शांतिपूर्ण बीतेगा, लेकिन शायद विधाता को कुछ और ही मंजूर था। पिता ये सब कुछ देखते इससे पहले ही, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हुआ, पिता का देहांत हो गया। अब बालक इस दुनिया से जूझने के लिए अकेला था और ऐसे अकेले बालक ने अपने जीवन को एक और कठिनाई भरे जीवन को और सरलता बनाने की प्रयास किया। और जैसे तैसे उस बालक ने अपने आप को बहुत ही एक होनहार रूप में प्रस्तुत किया। लेखन का बहुत अच्छा शौक था बचपन से ही। तो उस बालक से आप रूबरू हो गए होंगे कि कौन है वो बालक। जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो बालक कोई और नहीं, हमारे हिंदी साहित्य जगत का मुंशी, हमारे हिंदी साहित्य जगत की कलम का सिपाही, ऐसा वो बालक जिसको हम प्रेमचंद्र के नाम से जानते हैं, ऐसे बालक की बात हम कर रहे हैं। तो इस गद्य खंड में दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद्र ने लिखी है और उसी की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, जैसे मानसरोवर इनका कहानी संग्रह है जो 8 भागों में छपा है, जिसमें कई कहानियाँ हैं। उसके अलावा सेवा सदन, प्रेम आश्रय, ये हमने कल की वीडियो में जाना था। तो दो बैलों की कथा जो इन्होंने लिखी, उससे पहले हम जानते हैं कि इनके जीवन में और क्या रहा। तो ये जो प्रेमचंद्र हैं,
इन्होंने अपना जीवन बहुत ही शानदार तरीके से जीने का प्रयास किया। कठिनाइयाँ बहुत ही समस्याएं से जूझ रहे थे, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने जैसे तैसे 10वीं पास करी। जब 1896 में इन्होंने 10वीं की परीक्षा दी और वो पास कर ली। मैट्रिक पास होने के बाद उस समय नौकरी मिलना आसान था, तो इनको 10वीं पास करते ही नौकरी मिल गई। नौकरी जैसे ही इनको मिली तो इनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार होने लगा, लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर था। इनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया। फिर कहीं जाकर के 1906 में इन्होंने दूसरी शादी करी शिवरानी देवी जी के साथ, और इनकी संतानें हुई। 2 पुत्र थे इनके, श्रीपत राय और अमृत राय। एक बेटी थी जिसका नाम था कमला राय श्रीवास्तव। श्रीवास्तव परिवार से थे ये, और इनका जो पूरा नाम था, बचपन का नाम कहो या इनका जो वास्तविक नाम था, श्रीपत राय, वो धनपत राय श्रीवास्तव इनका बचपन का नाम था। तो श्रीपत राय और अमृत राय इनके 2 संतानें थी। दोनों ही बड़े महारथी थे। कलम का सिपाही नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो अमृत राय के द्वारा लिखी गई है, और अमृत राय इनके ही बेटे हैं। इनकी पत्नी शिवरानी देवी बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, और उन्होंने भी प्रेमचंद्र पर आधारित एक कहानी लिखी, एक रचना लिखी है जिसका नाम है प्रेमचंद्र घर में। तो घर में उनका क्या व्यवहार है, वो कैसे रहते थे, इसकी हमें बहुत सारी जानकारी उस कहानी से हमें मिल जाती है। और स्वयं प्रेमचंद्र कितने बड़े लेखक रहे हैं, इसका परिचय आप भली बात ही जानते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल लेखन किया, वो व्यक्ति कितना महान हो सकता है, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने 1910 में 12वीं पास करी, और 1919 में बीए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की, और जैसे ही बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तो इनको शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर का पद मिल गया, और उस पद में अच्छी कमाई भी थी, और ये अच्छा इनका जीवन यापन अच्छा चल रहा था। लेकिन देश प्रेम होने के कारण इन्होंने 23 जून को अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि 23 जून के जो डेट थी उस तारीख को गांधी जी का आह्वान था कि सरकारी नौकरी छोड़ करके सब इस असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यानी जैसे असहयोग आंदोलन की बात मैं कर रहा था, कल आपको बताया था कि जहाँ पर हम अंग्रेज़ों का सहयोग न करें, तो जो भी कार्य करता था, तो उस तरीके से इन्होंने भी उस आंदोलन में अपनी नौकरी की आहुति दे दी। आर्थिक स्थिति फिर गड़बड़ाने लगी, लेकिन ये लेखन के क्षेत्र में पूरी तरह लिप्त हो गए, और आजीविका के लिए ये मुंबई तक गए। वहाँ इन्होंने 2 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट था। 2 साल के अनुबंध में ये वहाँ गए हुए थे, लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा, और कुछ समय 1 साल से पूर्व ही वो वहाँ से वापस आ गए, और फिल्म जगत में इन्होंने लेखन कार्य नहीं किया। ये वाराणसी आए, वहाँ इन्होंने एक प्रेस खरीदी, जहाँ पे हंस पत्रिका और जागरण नाम की 2 पत्रिकाओं का इन्होंने, और माधुरी इस नाम की ये 3 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। इनकी प्रेस में थोड़ा घाटा हो गया, और घाटे के कारण 1933 में लगभग के आसपास इनको वो प्रेस बेचनी पड़ी। धीरे धीरे जीवन कठिनाइयों से भरता चला गया, और इनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी, और एक दिन ऐसा आया कि इनको बीमारी ने पूरी तरह घेर लिया, और 1936 में 56 वर्ष की अवस्था में ही ये इस दुनिया से रुखसत हो गए, और हमें छोड़ गए अपनी किताबों के बीच, अपने उपन्यासों के बीच, अपने साहित्य के बीच। और हिंदी साहित्य का ये जो अनोखा दीपक था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह बुझ गया। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में दीपक ज़रूर बुझा, लेकिन इनके जो प्रेमचंद्र हैं, जहाँ इनका जन्म हुआ था, मुंशी प्रेमचंद का स्मृति द्वार उस लम्ही गांव में बनाया गया, और आज भी लोग, आप लम्ही जब वाराणसी जाएं तो आप इसका दर्शन कर सकते हैं। भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया है, प्रेमचंद्र
जिसमें इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों लिखी हुई है, यानी कि जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि दोनों अंकित है। और प्रेमचंद्र के नाम पर भारत सरकार ने इनको सम्मान दिया है। शायद ये अब के ज़माने के लेखक होते तो इनको भारत रत्न से भी नवाजा जाता, लेकिन इन्होंने साहित्य जगत में, हिंदी जगत में बहुत नाम कमाया और वास्तव में ये एक अनोखा हीरा था हमारे हिंदी साहित्य जगत का, जो समय के साथ विलुप्त हो गया। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे प्रेमचंद्र। अब इनकी कहानी दो बैलों की कथा, जैसा कि आपने इस कहानी को पढ़ा होगा तो उसमें आपने जाना होगा कि ये कथा दो बैलों की है, जहाँ पर हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं जो शानदार तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। झूरी इनका मालिक है और उनको वो अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करता है। एक किसान के लिए बैल उसका सबसे अनोखा हीरा है, उसके लिए एक अनोखा आभूषण है। तो इनके नाम भी उस किसान ने, झूरी ने, हीरा और मोती रखे, और दोनों ही बिल्कुल दिखने में सबसे शानदार। गाँव में अगर कोई उसका मुकाबला कर सकता हो तो ऐसा कोई नहीं था। हर कोई ग्रामवासी चाहता कि हीरा और मोती जैसे बैल हमारे पास भी हो, लेकिन उनके पीछे मेहनत करना झूरी का, और उनके लिए हमेशा तत्पर रहना। कहते हैं विधाता हर चीज़ को अपने अनुसार ढालता है, तो हीरा मोती के जीवन में भी इस कहानी में प्रेमचंद बताते हैं कि एक मोड़ आता है। शानदार तरीके से झूरी के वहाँ घर रह रहे हैं, वो बड़ा मज़े में है, लेकिन जब झूरी का साला उसके घर पहुँचता है, कहा जाता है ना, सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो वही साले के कहने पर न चाहते हुए भी झूरी को अपनी पत्नी के भय के कारण कह लो, या पत्नी के मोह के कारण, अपने सबसे मोह वाली चीज़ जो बैल थे उनको पत्नी के भाई को देना पड़ता है कुछ समय के लिए, और वो लेकर के चले जाता है। वो सोचता है कि इनको ले जाना आसान होगा। बैल बहुत परेशान करते हैं रास्ते में। बैल वहाँ पहुँचते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है वहाँ। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और झूरी जो गया वो कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार से उनके जीवन में शांति आए। तो इस प्रकार से उनका जीवन शांतिमय चले, ये कोशिश की जाती है। समय बीतता है और समय बीतते बीतते बैलों के साथ समस्याएं होने लगती हैं। बैल वहाँ पर नहीं रुकना चाहते, वो किसी भी प्रकार से उस जगह को त्यागना चाहते हैं, और एक दिन प्लान बनाते हैं और उस जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। उस जगह पर एक लड़की ज़रूर उन्हें मिलती है जो उनकी मदद करना चाहती है, क्योंकि गया ने तो पूरी तरीके से उनको पीटा और उनको अच्छा भोजन नहीं दिया, जबकि उनकी आदत अच्छा खाने की थी। वैसा ही सौतेला व्यवहार उस बच्ची के साथ भी हो रहा होता है, तो बच्ची अपने खाने में से उन दोनों बैलों को खाना देने के लिए आ जाती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती है और अंततः वो बैल वहाँ से छूट जाते हैं, अपने आप को छुड़ा लेते हैं और दूसरी जगह जा कर के फंस जाते हैं। वो एक काजी हाउस नाम की जो जगह थी वहाँ पर उनको बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर आवारा पशुओं को बंद किया जाता है, तो उनको भी वहाँ बंद किया जाता है। वहाँ वो खुद तो आज़ाद होते ही हैं, साथ में बंद जितने भी अन्य जानवर थे उनको भी वो आज़ाद करते हैं और अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए वहाँ से निकलते हैं। और कई समस्याओं से गुजरते हुए वो धीरे धीरे पहुँच जाते हैं अपने मालिक के पास, और जब मालिक उन्हें देखता है तो बड़ा ही प्रसन्न होता है और वो यही सोचता है कि आज के बाद मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो विद्यार्थियों, आपने इस कहानी को और ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ा होगा, तो बेशक ये कहानी बहुत शानदार है और आप कोशिश कीजिए कि इस कहानी को एक बार फिर पढ़िए, क्योंकि मैं आपको अभी और चांस दे रहा हूँ। कल से ये कहानी सुचारू रूप से चलेगी। आज कवि परिचय के साथ ही आपको इस कहानी का आनंद लेने का मौका मिल रहा है। आप इस कहानी का आनंद लीजिए। कवि के लेखक के
माफ़ कीजिएगा, लेखक का जो परिचय आपको मैंने बताया, यानी कि प्रेमचंद का परिचय, तो उस परिचय में मैंने उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसे लम्हे जो उन्होंने लम्हे में गुजारे, और वहाँ उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, और एक संघर्ष के साथ साथ साहित्य से जुड़े रहना और समाज को एक अच्छी दिशा देना, अच्छी दशा देना, उनको सही जगह पर सही तरीके से उनके जीवन में आनंद पहुंचाना, ये सब प्रयास किया। ऐसा प्रेमचंद्र ही कर सकते थे और उन्होंने किया है। तो इनके जीवन से हम कुछ जो सीख सकते हैं, कठिनाइयों में भी सरलता और समानता बनाए रखना, ये हम इनके जीवन से सीख सकते हैं। तो इनके इस जीवन की सीख को साथ में रखते हुए इस पाठ को आप पुनः एक बार पढ़ेंगे, और इसके बाद जो भी पाठ के अन्य, इस पाठ को मैं फिर आज केवल आपको मैंने इस पाठ का सारांश बताया है। कल से इस पाठ के हम विस्तार से इस पाठ को जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।